विद्युत पेंशनर्स एवं कर्मचारी साथियों, विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ की ओर से अशोक कुमार गुप्ता का नमस्कार। आज जिन दो विषयों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, उनमें से एक है विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की सभी उत्तरवर्ती कंपनियों के विद्युत पेंशनर्स का एक प्रदेश व्यापी संगठन है। इसकी सदस्यता हेतु अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग विगत कई दिनों से देख रहे हैं कि यह संगठन निरंतर विद्युत पेंशनर्स के हितों की रक्षा एवं अधिकारों की मांग हेतु प्रयासरत है एवं पत्राचार के माध्यम से तथा विभिन्न प्रशासनिक एवं शासन के प्रतिनिधियों से संपर्क कर विद्युत पेंशनर्स के मांगों एवं उनके जो अधिकार हैं तथा जिसमें उनका हित है, उन सभी बातों पर चर्चा कर इनके समाधान का प्रयास कर रहा है। विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ ने बाकायदा संघ के नाम से बैंक अकाउंट खोला हुआ है, पैन नंबर लिया हुआ है और हमारा यह संकल्प है कि जो भी राशि एकत्रित की जाएगी उसे पूरी तरह पारदर्शिता से उपयोग किया जाएगा। उसका हिसाब, उसका बैंक स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा और जो भी खर्च किया जाएगा वह सदस्यों की आम सहमति से किया जाएगा। इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप किसी अन्य संगठन से जुड़े हैं, किसी भी विचारधारा से आप प्रेरित हैं तो आप इस संगठन के सदस्य नहीं बन सकते। हमारा ये संघ सबके लिए खुला हुआ है। आप दूसरे संगठन के सदस्य रहते हुए भी या किसी भी विचारधारा से अपना संबंध रखते हुए भी हमको सहयोग कर सकते हैं एवं हमारे संघ का सदस्य बन सकते हैं। यदि किसी तरह की आपके मन में धर्म संकट है कि मैं इस यूनियन का सदस्य हूँ या इस संगठन का सदस्य हूँ, इसलिए इसका सदस्य कैसा बनूँ, तो भी आप सदस्य मत बनिए, लेकिन कम से कम आपसे जो सहयोग जिस भी रूप में करते बन रहा है आप करिए। हमारे लिए आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और राशि तो एक अनिवार्य है कि सदस्य बनाना है तो एक सदस्यता राशि ली जानी चाहिए, इसलिए राशि आपसे ली जा रही है। और यह संकल्प हमारा बार बार आपके समक्ष में दोहराता हूँ कि इस राशि का पारदर्शिता पूर्वक पूरी तरह से सबकी सहमति से उपयोग किया जाएगा। जहाँ जहाँ हमारे संघ की शाखाएं गठित हो चुकी हैं, वहाँ की शाखाओं ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुरूप आप वहाँ की शाखा में अपनी सदस्यता राशि जमा करके सदस्य बन सकते हैं। या जहाँ शाखाएं गठित नहीं हैं या आप अन्य प्रदेशों में, अन्य स्थानों पर कहीं भी रहते हैं तो आप सीधे प्रादेशिक स्तर पर हमारी संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता शुल्क आजीवन सदस्यता शुल्क, यानी कि एक टाइम आपको सिर्फ पूरे टाइम पे एक मुश्त राशि देनी है, हर साल आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। सदस्यता शुल्क राशि 500 रुपये मात्र है। एक बार आप 500 रुपये दे के इसके लाइफ टाइम या आजीवन सदस्य बन सकते हैं। आपके हित के लिए ये संगठन हमेशा सहयोग करता रहेगा और आपको जानकारियाँ देता रहेगा और आपके सहयोग एवं सहमति के आधार पर ही आगे बढ़ेगा। यह तो हो गई एक बात। अब इसमें सदस्य किस तरह बना जाएगा, तो मैंने बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में इस संबंध में जानकारी डाली हुई है, फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह जानकारी देता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से सदस्य बन सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको यह करना है कि व्हाट्सएप नंबर 9425676484 या 9406564594 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप अपना विवरण, जिसमें आपका नाम, कहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, आपकी जन्मतिथि क्या थी, सेवानिवृत्ति के समय आपका पद क्या था
और किस दिनांक को आप सेवानिवृत्त हुए हैं तथा वर्तमान में आपका किस कार्यालय या लेखा कार्यालय से आपका पेंशन या पेंशन ड्रा हो रही है, यह जानकारी देते हुए आप हमारे बैंक अकाउंट में 500 रुपये सीधे किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। बैंक अकाउंट का विवरण मैं इस तरह दे रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा, अशोका गार्डन ब्रांच, भोपाल। अकाउंट होल्डर का नाम है, मतलब जिस नाम से अकाउंट खुला है उस अकाउंट होल्डर का नाम है विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ। अकाउंट नंबर है 550001005114। IFSC कोड है इसका BARB, इसके बाद 0 है, फिर ASHOK A, ये कंटिन्यूशन में है BARB 0 ASHOK A। इसमें कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जहाँ 0 है वहाँ वो O वर्ड समझ के O टाइप कर देते हैं, जिसके कारण वो मिसमैच होता है और बैंक से लिंक नहीं हो पाता। तो कृपया इस ओर ध्यान दें कि IFSC कोड में BARB के बाद 0 है, फिर ASHOK A है। इस तरह आप IFSC कोड इसका है। तो इस बैंक अकाउंट में आप 500 रुपये जमा कर सकते हैं और जमा करने के बाद राशि की सूचना मेरे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप दे दें, ताकि आपके विवरण और आपसे प्राप्त राशि के आधार पर आपका सदस्यता विवरण रजिस्टर में दर्ज करके आपको मनी रिसीप्ट व्हाट्सएप नंबर पे भेजी जा सके। आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी अवश्य दीजिएगा, ताकि उस नंबर पे आपकी रसीद पहुंचाई जा सके। यह तो हो गए सदस्य बनने की प्रक्रिया। अब इसी से जुड़े हुए 2 विषय और सामने आए हैं, जिस पे बहुत से सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। एक है पेंशनर्स की महंगाई राहत या DR का मामला, और दूसरा है अनुभाग अधिकारी संवर्ग की ग्रेड पे संशोधन करने के संबंध में राज्य शासन और विद्युत कंपनियों की हठधर्मिता। इन 2 विषयों के कारण पेंशनर बहुत परेशान हैं। तो आइए एक एक करके इस पे हम चर्चा करते हैं। वैसे इन दोनों विषयों पर, यानी कि धारा 49 का शासन किस तरह पेंशनर्स की महंगाई राहत को रोकने में दुरुपयोग कर रहा है, एवं धारा 49 वास्तव में है क्या और क्या यह हम पर लागू होती है, तथा अनुभाग अधिकारी संवर्ग वर्ग की ग्रेड पे इसकी पूरी स्थिति वर्तमान में क्या है और हम संघ के और कर्मचारियों द्वारा इस संबंध में क्या क्या कार्रवाई की गई है और किन किन पर यह लागू है। इस संबंध में मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सर्कुलेट कर दिए गए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इन वीडियो को लगभग 2000 हमारे साथियों ने देखा है और निरंतर इसे देख रहे हैं। तो यूट्यूब में पेंशनर्स हित रक्षक यह सर्च करके आप ये तीनों वीडियो देख सकते हैं। इसमें विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है कि आखिर ये विषय हैं क्या और मुद्दे क्या हैं, इसमें क्या क्या हमारे पॉइंट हैं और शासन इसमें किस तरह की सोच रखता है और इसमें हमको क्या किया जाना है। तो इस बातों को मैं इसमें दोहराऊंगा नहीं। आप चाहें तो इस संबंध में वीडियो देख लें, और ये वीडियो मैं फिर से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अन्यथा यूट्यूब में पेंशनर्स हित रक्षक यह सर्च करेंगे तो मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से इस पर देख सकते हैं। इन विषयों पे बात ये आई कि DR के संबंध में जो धारा 49 है, इसको लागू किए हुए सन 2000 से आज 2022 से लगभग 21-22 साल होने को आए हैं, और यह निरंतर जारी है और यह न मालूम कब तक जारी रहेगी। अभी तक इसका हमको ज़्यादा प्रभाव इसलिए समझ में नहीं आया था कि DR हम लोगों को आगे पीछे 1 आध महीने 15 दिन के आगे पीछे राज्य कर्मचारियों के और राज्य पेंशनरों के साथ में थोड़ा बहुत विलम्ब से हमको स्वीकृत हो जाता था, इसलिए इसका हमको ज़्यादा इफेक्ट समझ में नहीं आता था।
लेकिन अभी आपने विगत कोविड के बाद देखा होगा कि राज्य कर्मचारियों को 20% दे दिया, हमको 12 दिया, फिर बहुत लटका के फिर उसको 17% किया। अभी भी हम 17 में लटके हैं। राज्य कर्मचारी इसमें 31% पे पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर इसमें 34% पे पहुंच गए हैं। तो हम आज लगभग 17% से केंद्रीय दर से महंगाई राहत के मामले में पीछे हैं। अब यह स्थिति कब तक चलेगी? और फिर ये है कि जो पिछला एरियर्स है वह हमारा डूबता जा रहा है, और राज्य शासन ने एक नया परंपरा अपना ली है कि अब हम राज्य पेंशनरों को अलग देंगे, राज्य कर्मचारियों को अलग देंगे, इसके बाद विद्युत कंपनियां अपने पेंशनर्स को अलग देंगी। तो ये गैप बढ़ जाएगा और एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। तो हमको बहुत ज़्यादा इसमें आगे जाके लॉस होने वाला है। इस संबंध में निरंतर हमारे संगठन द्वारा भी और भी अन्य संगठनों द्वारा और राज्य पेंशनरों द्वारा भी निरंतर इस पर शासन से पत्राचार किया जा रहा है कि इस धारा को समाप्त किया जाए। हमारी मांग ये है कि हमको इस धारा से मुक्त किया जाए, क्योंकि यह धारा हम पर लागू होती ही नहीं है। छत्तीसगढ़ की विद्युत कंपनियां इस धारा को नहीं मानती हैं और उन्होंने अपने पेंशनर्स को 31% डीआर कब का घोषित कर दिया है। तो उसी की तरह हमको भी इस धारा से मुक्त दिला के हमको भी 31% या जो भी आगे बढ़ता जाता है वह महंगाई राहत हमको स्वीकृत की जाए, हमको इस धारा से मुक्ति दिलाई जाए। अब निरंतर प्रयासों के बाद भी इस धारा से हमको मुक्ति मिल नहीं रही है। बहुत से लोगों का यह विचार सामने आया कि इसमें अब कोर्ट केस करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राज्य पेंशनर्स के एक संगठन ने राज्य शासन को एक लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने उसमें 30 दिन 1 माह का समय दिया है कि 1 माह के अंदर अगर इस धारा के समाप्ति की कार्रवाई नहीं की जाती तो हम आगे कोर्ट कार्रवाई करने हेतु बाध्य होंगे। तो राज्य पेंशनर तो अब लीगल नोटिस जारी कर चुका है और हो सकता है आगे जाके केस भी लगाए। अब बहुत से साथियों का ये, हमारे संगठन और हमारे सदस्यों और बहुत से साथियों का, कुछ लोगों का यह मत है कि कोर्ट केस लगाया जाए विद्युत पेंशनर हित रक्षक संघ के माध्यम से, और कुछ लोगों का विचार है कि कोर्ट केस में जल्दी ना की जाए। अगर कोर्ट के केस लगा दिया जाए तो राज्य शासन को बहाना मिल जाएगा कि भाई मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अब हम आगे महंगाई राहत या डीआर स्वीकृत नहीं करेंगे जब तक इस केस का फैसला ना हो जाए। अब इसमें विद्युत पेंशनर हित रक्षक संघ की जो कार्यकारिणी है और हम सब ने बहुत गहराई से विचार किया है, तो हमने ऐसे अंतिम विकल्प के रूप में कहा है कि भाई जब कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा तब हमें इसे अंतिम विकल्प के रूप में इसे को अपनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पुराने पेंशनरों को 27 महीने का जब एरियर्स नहीं मिल रहा था, 32 महीने का एरियर्स नहीं मिल रहा था, तो मजबूरन उन्होंने कोर्ट केस किया था और कोर्ट केस में 27 महीनों के एरियर्स के संबंध में उनके पक्ष में फैसला हुआ है। इसी तरह आपने देखा होगा कि ग्रेजुएटी डिफरेंस का जो 1972 और 1976 के रूल्स में का जो डिफरेंस बन रहा था, वह जब राज्य शासन और विद्युत कंपनियां नहीं दे रही थीं तो बहुत से लोग और संगठन कोर्ट में गया था और कोर्ट से वो आदेश हुए थे और बहुत से लोगों को उसका लाखों रुपए का ग्रेजुएटी का डिफरेंस मिला था। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, अगर कोर्ट में गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी वैसे हमको कुछ नहीं मिल रहा है और हम 17% डीआर से पीछे हो गए हैं। तो अंतिम विकल्प के तौर पर और इस पर अधिवक्ताओं से ओपिनियन लेकर और भी अन्य जो जानकार हैं उनसे ओपिनियन लेकर अगर फीजिबल हुआ और ऐसा लगा कि नहीं कोर्ट केस करने में कोई हानि नहीं है, तभी कोर्ट केस किया जाएगा और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोर्ट केस किया जाएगा। और अगर कोर्ट केस करने की आवश्यकता नहीं होती है और राज्य शासन वैसे ही बातचीत के माध्यम से मान जाता है इस बीच में 2-4 महीनों में, तो कोर्ट केस करने की हम कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प है। अब इस संबंध में यह विचार भी सामने आया है कि कोर्ट केस का खर्च कितना आएगा और उसमें कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कुछ लोगों ने तो कंट्रीब्यूट करने की अपनी इच्छा भी जताई है। तो इस संबंध में मेरे व्यक्तिगत जब ये संगठन नहीं बना था तब हमने कुछ ग्रुप बना के कुछ कोर्ट केस लगाए हुए हैं, लेकिन चूंकि ग्रुप में बहुत से मेंबर थे इसलिए कोर्ट केस की फीस भी जारी थी, मतलब ज़्यादा थी। मैंने एक मोटा मोटा अनुमान लगाया है और अभी तक का जो एक्सपीरियंस है
तो हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट, इसमें अगर सबको मिलाकर एक खर्च अनुमानित किया जाए तो कम से कम जो खर्च आएगा, अधिवक्ता फीस, कोर्ट फीस और जो क्लरिकल चार्ज वगैरह जो भी और भी अन्य खर्च लगते हैं, इन सबको मोटा मोटी मिला के 1.25 से 1.5 लाख रुपए के बीच में एक औसत अधिवक्ता जो रीजनेबल फीस लेते हों उनको नियुक्त किया जाए तो 1.25 से 1.5 लाख रुपए के बीच में एक प्रकरण में खर्च आता है। अब इसको अगर अपन कंट्रीब्यूट करें तो इसमें जो मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी जितनी ज़्यादा संख्या होते जाएगी उतना ही कंट्रीब्यूशन कम आता जाएगा। अभी से हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने सदस्य इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, लेकिन अगर अनुमान यह लगाया जाए कि 200 से 250 के बीच में अगर सदस्य इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इस मामले में, तो उनको 500 रुपये इस केस हेतु देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा रकम नहीं है। और अगर कोर्ट केस ना करने के कारण हमें जितनी हानि हो रही है तो उसको देखते हुए ये पैसा बहुत ही मतलब औचित्यपूर्ण है और इतना खर्च तो किया ही जा सकता है। इस पर आगे आप जैसा बोलेंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह अब अनुभाग अधिकार इस क्या है कि अभी तक जो ये डीआर का मामला है इसमें तो सभी तरह के पेंशनर इन्वॉल्व होंगे, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और 200-250 लोगों से अगर पैसा कंट्रीब्यूट होता है या जैसा भी आगे सहमति बनती है तो कोर्ट केस अंतिम विकल्प के रूप में लगाया जा सकता है, या ये निधि इकट्ठी भी हो जाएगी और यह तय होता है कि अभी कोर्ट केस नहीं लगाना है तो इस निधि को सुरक्षित रखा जाएगा और आगे जैसे जो सहमति बनेगी उस आधार पर इसको खर्च किया जाएगा, अन्यथा इसको रिजर्व रखा जाएगा और इसका उपयोग जब भी कभी किया जाएगा तो पेंशनरों के अधिकारों और उनकी मांगों के संघर्ष हेतु किया जाएगा। अब इसके बाद जो एक अन्य मामला है अनुभाग अधिकारी संवर्ग ग्रेड पे को संशोधित करने का जो मामला है, तो इसमें पूरे पेंशनर प्रभावित नहीं हो रहे हैं, सभी पेंशनरों को इससे लाभ नहीं होने वाला है। इसमें केवल वे ही कर्मचारी या पेंशनर्स जो 4400 की ग्रेड पे दिनांक 1/1/2016 या उसके पहले से प्राप्त कर रहे थे और दिनांक 1/1/2016 के बाद या तो अभी भी सेवारत हैं या दिनांक 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। सिर्फ इसी अवधि में जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं वो ही अनुभाग अधिकारी संवर्ग की ग्रेड पे से प्रभावित हैं और उन्हें हर महीने लगभग 3000 रुपये का औसतन पेंशन में लॉस हो रहा है और कर्मचारियों को तो 5-6 हज़ार रुपये प्रति माह का लॉस हो रहा है। तो इन संवर्ग के संबंधित जो पेंशनर्स हैं और जो कर्मचारी हैं, यदि यह एक अपना एक ग्रुप बनाते हैं और यदि ये लोग तैयार होते हैं कि भाई हम लोग भी अनुभाग अधिकारी संवर्ग का केस लगाएंगे, क्योंकि इस संबंध में भी क्या है कि राज्य शासन के तो 2018 में ऑर्डर हो चुके, इस संबंध में बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने हद तक हम लोगों ने जाके प्रयास किया और अभी भी प्रयास जारी हैं, किंतु राज्य शासन या विद्युत कंपनियां इसको मानने के लिए अभी तक कोई सार्थक अपना रुख जाहिर नहीं कर रही हैं। तो इस संबंध में भी बहुत से लोगों का विचार आया है कि कोर्ट में जाया जाए, तो इसके लिए भी लगभग वही खर्च आना है जो मैंने बताया है, 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के दरमियान जो भी राशि होगी वह औसतन खर्च की जाना है। इसमें अब कितने कर्मचारी और कितने पेंशनर तैयार होते हैं यह देखने की बात होगी। अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो 1000-1500 रुपये तक का कलेक्शन करना पड़ेगा। अगर 100-125 लोग हो जाते हैं, 150 तक हो जाते हैं, और यदि कम मतलब ज़्यादा होते हैं तो राशि कम होते जाएगी, कम होंगे तो राशि ज़्यादा होते जाएगी। तो इस संबंध में भी आप सब लोग विचार करें, संबंधित जो भी हैं, और आगे जैसा भी तय होएगा उस हिसाब से इसमें भी आगे अगर सब लोग चाहेंगे और उचित पर्याप्त राशि एकत्रित हो जाएगी तो कोर्ट केस इसमें भी लगाया जा सकता है। यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन और विद्युत कंपनियां जब से बनी हैं
तब से हमारी समस्याओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसी भी संगठन के द्वारा जो मांग पत्र दिए जाते हैं या जो भी चर्चा मीटिंग की जाती है तो आश्वासन तो बहुत दिए जा रहे हैं, लेकिन इस पे आज तक कोई परिणाम नहीं निकल रहा है और कर्मचारी या पेंशनर लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं और उनके सामने अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। क्योंकि कर्मचारी तो चलो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन पेंशनर्स क्या करें? पेंशनर कोई काम आपका प्रभावित कर नहीं सकता, राज्य शासन का और ना ही विद्युत कंपनियों का। वह या तो सिर्फ अपने इसी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार या अपनी मांगें या अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकता है, या किसी संगठन जो ज़्यादा सक्रिय हैं उसके माध्यम से पत्राचार कर सकता है। इसके अलावा उसके सामने ज़्यादा विकल्प नहीं है। अब जब अति हो जाती है और ऐसा लगने लगता है कि बाकी सब रास्ते बंद हो गए हैं और अब ना हमारी राज्य शासन सुन रहा है और ना विद्युत कंपनियां सुन रही हैं और हमको निरंतर आर्थिक घाटा होते जा रहा है, तो फिर विकल्प कोर्ट ही बचता है। अब इस संबंध में आप लोग सब अपने विचार करें, आप कितनी राशि दे सकते हैं या कोर्ट में जाना भी ठीक होगा कि नहीं। हम लोग अधिवक्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और जैसा भी अधिवक्ता हमें मार्गदर्शन देंगे तो वह आप लोगों को बताया जाएगा और आप अगर सब लोग बहुमत से तैयार होंगे तो इस संबंध में आगे कोर्ट में जाने की कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा इसी तरह प्रयास अपने बातचीत के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से हल कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी यह तो भविष्य तय करेगा, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से 3-4 साल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है तो 3-4 से, क्योंकि जितने भी मामले अभी देखे गए हैं तो 3-4 साल के अंदर इसका रिलीफ मिल जाता है और कुछ मामलों में तो कंपनियों को पैसा देना पड़ता है और ग्रेजुएटी डिफरेंस का पैसा जैसे दिया गया है वैसा अन्य मामलों में भी होगा। तो आप सब लोग विचार करें और अपने विचार व्यक्त करें, सदस्य बने, क्योंकि अगर आप सदस्य बनेंगे तो संगठन मजबूत होगा और आपकी राशि का संगठन पेंशनर हित में सदुपयोग कर सकेगा, क्योंकि बिना आर्थिक स्रोत के संगठन कई स्थानों पर पीछे हो जाता है। और दूसरा यह है कि सदस्य बनना, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि राशि देकर ही आप सदस्य बने, यह कोई अनिवार्य नहीं है, यह पूर्णतः आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है। यदि आप इस संगठन पर और मुझ पर विश्वास और हमारी कार्यकारिणी पर विश्वास करते हैं तो ही राशि जमा करें, अन्यथा बिना राशि दिए हुए भी आप जिस तरह से अभी तक हमसे जुड़े हैं और हमको सहयोग देते रहे हैं, अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, अपनी सहमति या असहमति देते रहे हैं, उसी तरह देते रहें। यह संगठन आपसे बिना कोई राशि लिए हुए भी आपकी निरंतर सेवा करता रहेगा, क्योंकि आपका सहयोग, आपका एकता और ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन से जुड़े होने का जो फ़ायदा है वह ही इस संगठन को मजबूत बनाएगा और पेंशनर हितों की रक्षा और अधिकारों की मांगों हेतु हमको मजबूत बनाने में एक बड़ा रोल निभाएगा और आपकी ही इसमें भूमिका रहेगी। जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से संगठन चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।